ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. पॉल। नमस्कार श्रोताओं, हमारे देश में इस समय विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और देश में अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लग चुका है। सरकार 1 मार्च से 60 वर्ष की आयु से ज्यादा और 45 से 59 वर्ष की आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने का अभियान शुरू करने जा रही है। श्रोताओं, कोविड-19 को लेकर आपको जागरूक करने और इसके वैक्सीनेशन को लेकर सही और सटीक जानकारी देने के लिए आकाशवाणी पर हम कोरोना जागरूकता श्रृंखला का ये विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोविड-19 और उसकी वैक्सीन पर चर्चा करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं चेयरमैन नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन डॉक्टर वी.के. पॉल। डॉक्टर पॉल, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर पॉल से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पॉल, अगर हम कोविड टीकाकरण की बात करें तो 1 मार्च से अब ये वैक्सीनेशन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 वर्ष तक के उन लोगों के लिए टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया है जो कोमॉर्बिडिटीज यानी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी इसको लेकर? देखिए, ये जो अगली फेज टीकाकरण जो हो रही है वो हमारा जो समग्र कार्यक्रम है वैक्सीनेशन लगाने का, उसकी एक अगली कड़ी है, अगली बड़ी शुरुआत है और मैं कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अभी तक हम हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी सीमित थे जो कि इंस्टीट्यूशंस में, अस्पताल में हैं, क्लिनिक्स में हैं, हमारी पुलिस फोर्स में हैं, होम गार्ड्स हैं, म्युनिसिपल वर्कर्स हैं, सारा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के अंतर्गत है और इसको खूबी से निभाया गया और खूब तेज गति उसमें लाई गई, जैसे कि आपने देखा है। अब हम उस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं जब हम आम सिटीजन की तरफ, आम सामान्य नागरिक की तरफ आगे हैं और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टेज अब शुरू हो गया है। तो सबसे पहले 60 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं, चाहे उनको कोई बीमारी है या नहीं है, सारे के सारे ही भारत के नागरिक जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको अब टीकाकरण होगा। इसके अलावा 45 साल से लेकर 60 साल तक जिनको कोई गंभीर बीमारी है उनके साथ ये टीकाकरण अब जुड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा समूह है, सारे देश में व्याप्त है, शहरों में, गांवों में, छोटे शहर में, छोटे गांव में, हर जगह, हर प्रदेश में ये अब काम शुरू होगा और इसकी तैयारी की जो बात आपने करी है, ये तैयारी पहले से ही चली हुई थी और जैसे मैंने बताया उसकी एक्सटेंशन है, उसके आगे जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो सीखी गई इस वाली फेज में उनको भी चिन्हित किया गया है, उनको भी साथ साथ लिया गया है। तो ये तैयारी पूरे रूप से हुई है। प्रदेश की और यूनियन टेरिटरीज की सरकारों के साथ बहुत सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं। जो हमारा कोविन का प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आगे भी बता दिया गया है। कोविन के प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर दिया गया है, 1.0 से अब 2.0 कर दिया गया है। वैक्सीन की जो सप्लाई चेन है उसको, उसमें जो गति चाहिए, उसका जो अरेंजमेंट चाहिए वो भी कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे अस्पताल अब और सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट भी जुड़ रहे हैं, उसकी बात हम बाद में कर सकते हैं। तो पूरी तैयारी है, हमारे SOPs बने हुए हैं और अब बहुत बड़ी शुरुआत होगी और ये कोविड के खिलाफ जो जंग है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तेज गति आएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण हम विजयी होंगे किसी बहुत हद तक।
जी। और डॉक्टर पॉल, हमारे एक श्रोता ने हमें ईमेल भेजा है, वो आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कोविड वैक्सीनेशन पूरा हो जाने पर सबसे पहले तो उन्होंने आपको बधाई दी है। और वो लिखते हैं कि टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी? क्या इसके लिए कोविन ऐप में रजिस्टर करना होगा या कोविड सेंटर्स पर वो वॉक इन तरीके से जा सकते हैं? क्या कुछ प्रक्रिया होगी? इसकी रूपरेखा होती है और हम बहुत जोरों से तरीकों से इसको अब समझाएंगे और इसमें सारा ही तंत्र और सारी ही भागीदारी के साथ में हम इसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा है कि 3 तरह से आप टीकाकरण की तरफ बढ़ सकते हो। 3 व्यवस्थाएं हैं। पहला है कि आप खुद रजिस्टर हो सकते हो। तो कोविन का जो ऐप है, कोविन जो वेबसाइट है cowin.gov.in, आप उस तक पहुंचिए या आरोग्य सेतु पे चले जाइए अपने फोन से। वहां पे आप आगे जाएंगे तो कोविन पे आप जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि आप क्या रजिस्टर होना चाहते हैं और वो वाला मॉड्यूल से खुल जाएगा। फिर आपको कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, आपका नाम पूछा जाएगा, आप जो आई कार्ड लेके जाओगे या आधार कार्ड लेके जाओगे उसके बारे में पूछा जाएगा, उम्र पूछी जाएगी और उसके बाद एक और या 2 और स्क्रीन आएंगी और आप चिन्हित हो जाओगे और आप कहोगे कि मुझे इस जगह पे जाके अपना टीकाकरण करवाना है। सरकारी में या प्राइवेट में वो जो लिस्ट बनी होगी उसमें आप अपने आसपास में आप टीकाकरण कर सकते हैं। तो ये है कि वॉलंटरी सेल्फ रजिस्ट्रेशन, एडवांस सेल्फ रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा उन्हीं जगहों पे आप वॉक इन भी जा सकते हो जी, कि आप वहां पहुंचे। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, ऑन साइट सेल्फ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप खुद जा रहे हो। तो ये 2 तरीके आपके सामने हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण तरीका है और वो तरीका जो है वो हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है, हमारा आशा का नेटवर्क है, आशा बहन जी का, ANMs का, डॉक्टर्स का, इस सारे नेटवर्क को, व्यवस्था को हम लेके आपके तक पहुंचेंगे और आपको इसके बारे में जागृत करेंगे, आपको जागरूक करेंगे, बताएंगे कि टीकाकरण शुरू हो गया है, बताएंगे कि यहाँ आसपास ये सेंटर है। तो ये खास व्यवस्था जो है वो हमारे गांव में, छोटे कस्बों में ज्यादा काम आएगी, जहाँ पे कि बताने को भी मदद भी चाहिए। और अगर IT में आपका एक्सपीरियंस कम है, खुद नहीं करेंगे, तो हम जुड़ेंगे आपके साथ, हमारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे। एक पूरी का पूरा है, एक जन आंदोलन की तरह आपकी तरफ वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और आपको बताया जाएगा कि आप ये टीकाकरण शुरू है, आपको लगना है, आप इस उम्र से ऊपर के हो और यहाँ आसपास यहाँ जहाँ है, और हम आपको मदद करके उन जगहों के साथ जोड़ेंगे और वहां पे आपको लेके जाएंगे। तो ये एक मोबिलाइजेशन वाला भी तरीका है कि अगर आप खुद IT सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर सकते तो सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से आपकी तरफ पहुंचा जाएगा। तो सिर्फ थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन अगर आप IT सावी हैं, आप IT को यूज कर सकते हैं और कोई बिल्कुल आसान तरीके से ये ऐप जो काम कर रही है, तो उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करिए और या फिर ऑन साइट वहां जाके आप टीकाकरण करवा सकते हैं। डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोविन ऐप है, इसे हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे या मतलब इसका क्या तरीका होगा? इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाना है, अपने गूगल वाले स्पेस में टाइप करोगे जी और वहां से जाओगे या फिर आरोग्य सेतु ऐप से आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। जी, ये जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्योंकि बीच में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि बहुत सारे इस तरह के ऐप भी चर्चा में थे, तो अब हमें वेबसाइट पे ही कोविन ऐप के थ्रू जाना है। वहां पहुंचेंगे और ये बहुत बड़े स्केल पे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तरह तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा और आप अपने से एक से दूसरे को, दूसरे से चौथे को आप भी पहुंचाएंगे और जब इसका इस्तेमाल शुरू होगा आप खुद जान जाएंगे ये बहुत आसान काम है। लेकिन अगर आपने इस रूट से नहीं जाना है तो आप सीधे ही वहां जाके टीकाकरण करवा सकते हैं, वो भी ऑप्शन ओपन है आपके लिए। और तीसरी है कि सरकार का सिस्टम भी आपको समूह की तरह आपके साथ जुड़ के आपको इसमें मदद करेगा और आपको वहां पहुंचने की पूरी तरह से सहायता की जाएगी।
और ये भी याद रहे कि जब टीकाकरण हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू होगा, वो आपकी जानकारी के लिए भी होगा, और कल को अगर कोई इसका इस्तेमाल निकलता है तो वो भी उसमें काम आएगा। जी। और डॉक्टर पॉल, आज कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें कुछ निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण की सुविधा दी गई है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे श्रोता ने पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि टीकाकरण के लिए जो 20,000 निजी अस्पताल हैं उनकी सूची उन्हें कहाँ से मिल सकती है? उनकी सूची भी कोविन ऐप और कोविन वेबसाइट पे ही मिलेगी आपको। जब आप स्क्रॉल करेंगे कि मैं इस प्रदेश में टीका लगाना चाहता हूँ तो प्रदेश आएगा, फिर शहर आएगा, और फिर शहर के बाहर एरियाज आ जाएंगे कि आसपास आपके एरिया में कौन से हैं, और वो पूरी इसकी सूची आपके सामने दिख जाएगी। और जब हमारे हेल्थ वर्कर जाएंगे तो वो खुद एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ हम आपको टीकाकरण की सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। तो ये भी वहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसकी पूरी की पूरी सूची जो है वो लोड मिलेगी आपको, और उसमें जाकर आप कह सकोगे कि हाँ मैं यहाँ टीका लगाना चाहता हूँ, तो वहाँ दिखेंगे कि कितनी स्लॉट खाली हैं। जैसे रेलवे की रिजर्वेशन होती है उस तरह से आप उस स्लॉट में आप जाएंगे और अपना अपॉइंटमेंट आपका सेट हो जाएगा। जी। और डॉक्टर पॉल, निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए जो 250 रुपए पर डोज पर पर्सन की राशि निर्धारित की गई है, क्या रेट फिक्स हैं ये या सजेस्टिव हैं? ये ऊपर का लिमिट है ये, कि जिन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भारत सरकार अपने वैक्सीन पहुंचा के टीकाकरण आम सामान्य नागरिक का कर रही है, वो जो अस्पताल हैं, वो जो फैसिलिटीज हैं प्राइवेट, उनको सिटीजन को, नागरिक को, कंज्यूमर को सिर्फ 250 रुपए या इससे कम राशि देनी पड़ेगी जी। ये कैप है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस महत्वपूर्ण मौके पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो इससे भी कम, इसको की भी कंसेशन दे पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी। और डॉक्टर पॉल, लेकिन ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकते। जी, जैसा कि आपने बताया कि एक अपर लिमिट है। और इस बीच हमारे पास एक श्रोता का और ईमेल आया है। वो जानना चाहते हैं कि सरकार ने 20 गंभीर बीमारियों की सूची जारी की है जिन्हें वरीयता दी जाएगी टीकाकरण के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सी बीमारियां हैं इसके अंतर्गत? ये बीमारियां वो हैं, बहुत सोच विचार की लिस्ट को बनाया गया है। लगभग 20 एक्सपर्ट्स ने बैठे और बहुत दिनों तक उन्होंने चर्चा करी, बार बार करी, ध्यान से करी और पूरे साइंटिफिक तरीके से करी। और उसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य विभागों के साथ भी चर्चा होने के बाद सोच विचार के लिए काम किया गया है। तो ये वो बीमारियां हैं या वो कैटेगरीज हैं बीमारियों की जो कि जब किसी व्यक्ति में होती हैं पहले से और फिर कोविड की बीमारी ऊपर से आती है तो उस व्यक्ति में कोविड से जान जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत सोच विचार के किया गया है। ये है कि ऐसी हर बीमारी को नहीं लिया गया इसमें उनको लिया गया है जिसकी वजह से कोविड आने की दशा में आम व्यक्ति से रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो साइंटिफिक बेसिस है, क्योंकि हम अब प्राथमिकता के तरीके से वैक्सीन लगा रहे हैं इस दौर में। तो ये बीमारियों की लिस्ट बनी है, साफ सुथरी लिस्ट है ये, और ये लिस्ट आपको पढ़ लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करना चाहिए। डॉक्टर साहब जो हैं उनको इस लिस्ट में समझने में कोई मुश्किल नहीं है जी। और वो अगर देखते हैं कि आप में वो बीमारियां हैं और उस कैटेगरी में इस तरह से आप फिट हो रहे हो और उनमें से कहीं भी आप क्वालिफाई करते हो तो आपके डॉक्टर साहब आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और उस सर्टिफिकेट को आप अपने साथ लेके जाएंगे या अगर आप पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के द्वारा जी। तो इसको आप अपलोड कर दोगे तो उसके बेस के ऊपर आपका हक बन जाएगा कि आपको आपका टीकाकरण हो सरकारी अस्पताल में मुफ्त में, और प्राइवेट में जाएंगे तो अप टू 250 रुपए। जी। और डॉक्टर पॉल, हमारे साथ पूरे देश से श्रोता जुड़ रहे हैं अपने सवालों के साथ जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी महेश जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं?
किसी को प्रोटीन से एलर्जी है तो उसको क्या वैक्सीन लग सकती है? दूसरा सवाल है जी, पूरी ये दोबारा बताइए जिसको क्या डॉक्टर रहती है। ये कह रहे हैं कि किसी को अगर प्रोटीन से एलर्जी है तो क्या वो वैक्सीनेशन करा सकता है? प्रोटीन से एलर्जी है? जी जी जी, कौन से प्रोटीन से एलर्जी है आपको? किसी भी प्रोटीन से एलर्जी है किसी भी तरह से। देखो तो क्या हाँ, उसका जवाब ये है कि हर छोटी मोटी एलर्जी में वैक्सीन को कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा जब आप वैक्सीन के साइट पे स्वास्थ्य कर्मी के साथ करेंगे तो फिर वो पूछ के आपसे गाइडेंस दे देंगे कि आपको टीका अवॉइड करना चाहिए या नहीं अवॉइड करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप इसको मन में लेके मत चलो कि आपको किसी ने कहा कि प्रोटीन की एलर्जी है तो टीका मत लगाइए, ऐसे नहीं मानिए। हाँ, एलर्जी है तो कुछ अवस्थाओं में टीका नहीं लगना चाहिए, और ये बातचीत आप स्वास्थ्य कर्मी से करेंगे, क्योंकि छोटी मोटी एलर्जी, छोटा मोटा जुकाम खांसी होना कभी कभी मौसम के बदलते हैं या किसी को खाने से है, इतने से ही कोई ये नहीं हम कहेंगे कि वैक्सीन ना लीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस बात को अपने टीकाकरण के केंद्र में जाके बातचीत करेंगे तो गाइडेंस ठीक तरह से मिलेगी आपको। जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं चेयरमैन नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 डॉक्टर वीके पॉल। आप डॉक्टर पॉल से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और अब हमारे अगले कॉलर हैं सिरसा से ओम प्रकाश चावला जी। ओम प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रकाश चावला सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ जी मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। यदि हम वर्तमान समय की देखें तो आगे देखें तो आज हमारा समाज जो है शिक्षित समाज है, और हमारी थ्योरी भी ये बात कह रही है, प्रैक्टिकल भी कह रहा है और समय भी कह रहा है कि हमें नाइट रिसेप्शन नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी हम नाइट रिसेप्शन की तरफ लालायित है। फिर पे आप इस पर प्रकाश डालें, आपका आभार, हृदय से धन्यवाद। जी डॉक्टर पॉल, शादियों का मौसम है, नाइट रिसेप्शन की बात कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी दावतें चल रही हैं, तो ऐसे आयोजन इस समय क्या ये इन्होंने बहुत ही एक टॉपिकल बात करी है इसका कि आज के दिन में महत्व है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कुछ प्रदेशों में, कुछ शहरों में बहुत एक तरह से अब मैं कहूँगा शायद तेज गति से ही अब जी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं कुछ दिनों से, और ये जब हम उसके तह तक जाते हैं तो हमें क्लियर ये होता है कि वहाँ एक वजह कम से कम ये है कि शादियों का मौसम आया, पार्टियां हुई, खाने पीने हुए और फिर वो संक्रमण बढ़ा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमारा समूह बढ़ता है, पार्टियां होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं किसी वजह से भी, शादियों के लिए या न्यू ईयर की पार्टी के लिए या त्योहार के लिए, तो हमने पाया है कि संक्रमण हमारे ऊपर हावी होता है। हमने पाया है कि हमें ये बहुत दुख देता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो लास्ट पीक हुई अभी हमारी तीसरी बारी, वो बिल्कुल क्लियर है, दशहरा दिवाली के टाइम पे जब सब कुछ इकट्ठ हुआ उसको भुगते रहे हम लोग। यही चीज केरल में हुई, यही महाराष्ट्र में और जगह भी हुई, जैसे आप ठीक कह रहे हैं। तो इन्होंने जो बात कही है मैं कहूंगा कि वो सब लोग सुने कि बचिए इन चीजों से। शादियों में कम लोगों में भी होते होते भी ये हम संस्कारों को निभा सकते हैं, लेकिन अपने आप को मुसीबत में मत डालिए, बड़े समूह मत करिए, बड़ी पार्टी मत करिए, 10, 12, 15 लोग से ज्यादा मत के इकट्ठे हुई है। आप सरकार के जो नंबर होते हैं वो अपर लिमिट की बात होती है, उसमें मत चाहिए कि उतने ही पूरे करने हैं, कम से कम का करिए। क्यों हम शादी के माहौल को ऐसा इवेंट बना ले, ऐसी बात बना ले, ऐसी एक हैपनिंग बनाने की जिससे कि वो जो अटेंड करने हैं सब सफर करेंगे, और फिर हमारे बुजुर्ग ज्यादा सफर करते हैं, जिनको पहले बीमारी है वो और दुखी होते हैं। तो मैं यही हाथ जोड़ के सबके साथ विनती करूंगा कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि हमने कोरोना के वायरस को अपने देश से भगा दिया है। अब हम भी जूझ रहे हैं और हमने देखा है कि सब कुछ ठीक चलते चलते ये फिर आ जाते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है समूह होना, पार्टियां होना, बहुत त्योहारों में हम लोग जो लापरवाही करते हैं जी, उसकी वजह से बहुत बड़ी वजह है, इसको मान के चलिए।
तो इसमें लापरवाही मत करिए। छोटे समूह में, छोटे ग्रुप में शादियां ब्याह रचाइए, तो ही हमारे इंटरेस्ट है। जी। और अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में मोहम्मद वजीर जी जुड़ गए हैं। हेलो वजीर जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं ये पूछ बताइए। रहा था सर कि दिल्ली में जो कोरोना वॉरियर्स का जो वैक्सीन जो लगाई गई थी, उसमें महिलाओं का कुछ ज्यादा ही तादाद था और पुरुषों का कम था। इसका क्या कारण था सर? धन्यवाद। इसका कोई कारण नहीं हो सकता। जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, पुरुष हैं, स्त्री है, उनको लगेगा। अब आप जानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों में हमारी नर्स बहनें होती हैं बहुत ज्यादा, तो और डॉक्टरों में भी हमारे बच्चे, हमारी बेटियां और बहनें बहुत तादाद में हैं, तो शायद इसलिए लगा होगा। हमारी तरफ से ये कोई उसको, इनको ज्यादा लगाना, इनको कम लगाना, इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ऐसी इंस्ट्रक्शन का। और मैं तो ये कहूंगा कि हाँ, अगर बहनों ने आगे ज्यादा पार्टिसिपेट किया और भाई लोग जो है वो वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से पीछे रहे हैं, तो वो तो एक दुख की बात है। उनको भी जुड़ना चाहिए और जुड़ के अपने आप को बचाना है और सेवा में लगना है। जी। और अब हम रुक करते हैं ओडिशा का, जहां से बुल्लू पटनायक जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो बुल्लू जी, नमस्कार। सर नमस्कार जी बुल्लू जी। माय नेम इज बुल्लू पटनायक, ओडिशा स्टेट। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंटीजन टेस्ट? व्हाट इज द एंटीजन टेस्ट ही वांट्स टू नो। हाँ, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एंटीजन टेस्ट से जो तात्पर्य है वो ये है कि जब हम एक व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण चेक करते हैं कि भाई इसको कोविड है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट है, 2-3 टेस्ट है, वो जो ज्यादा प्रचलित है और स्टैंडर्ड टेस्ट है वो RT-PCR होता है। ये टेस्ट करते हैं तो हमें उसका जवाब मिलने में लगभग 8-10 घंटे लग जाते हैं या अगले दिन तक उसकी रिपोर्ट आती है। लेकिन एक और सिंपल टेस्ट बन जाते हैं जो कि हमें जल्दी से जवाब दे देते हैं, उनको हम एंटीजन टेस्ट कहते हैं। कि वो टेस्ट का जवाब हमें 15-20 मिनट, आधे घंटे में मिल जाता है, तो आसान टेस्ट है। लेकिन आसान के साथ होने से जब ये पॉजिटिव आता है तो हमें फिर RT-PCR भी करना पड़ता है। तो जब हम बड़े ग्रुप में जाते हैं तो एंटीजन टेस्ट से आगे फटाफट हमें जवाब मिलता है, हमारी प्लानिंग अच्छी हो जाती है और कंटेनमेंट जोन वगैरह में इसका बहुत फायदा होता है। तो एक प्रकार का ये सिंपल टेस्ट है, जल्दी जवाब देने वाला टेस्ट है और उसकी अपनी भूमिका है। और दूसरा टेस्ट जो RT-PCR है, जिससे कि पक्का फैसला हो जाता है कि आपको है कोरोना का नहीं, वो अपनी जगह है। हम अपने पेंडेमिक कंट्रोल करने के लिए, महामारी कंट्रोल करने के लिए जो काम करते हैं, हम इन दोनों टेस्ट को सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करते हैं। जी। और हम रुक करते हैं बिहार का, जहां से पवन कुमार जी अपने सवाल के साथ। जी पवन जी नमस्कार। जी पवन जी, स्वागत है आपका। जी बताइए। हेलो जी पवन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। सर जी, मेरा क्या नाम है, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं फील्ड में चलता हूँ, तो कहीं गाड़ी में, कहीं बस में सफर चलता हूँ, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कोरोना किसके पास है या कैसे हम सतर्क रहेंगे, कुछ हमारे लिए बताइए। ब्लाइंड है। जी, डॉक्टर पॉल ब्लाइंड हैं और कोरोना से बचाव का तरीका जानना चाहते हैं। आप जो आपने बात करी है, इसका आप जागरूकता रखे हैं, इसके बहुत मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो आप अपने काम करने के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए मेहनत करते हैं, हम उसको आपको सलाम करते हैं, आपकी मेहनत की, आपकी सूझबूझ, आपकी दृढ़ता और आपके निश्चय का। देखिए, कोरोना से बचने के जो तरीके हैं वो सभी के लिए एक ही जैसे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तरीका आपके लिए है कि आपने मास्क पहनना है, हमेशा मास्क पहनना। मैं तो ये भी कहूंगा कि घर में बैठे भी है, अगर जब तक कोरोना मौजूद है, आपने घर में मास्क पहन के बैठना है। लेकिन बाहर जाना तो पहनना ही पहनना, और अच्छे किस्म का मास्क पहनिए। और अब तो हमारे देश में N95 मास्क भी सस्ता मिलता है, वो पहन लीजिए तो ज्यादा प्रोटेक्शन होती है। नहीं तो सर्जिकल मास्क है वो पहनिए, नहीं तो कपड़े का मास्क पहनिए। ये मैं कहूँ
चाहूंगा जितना अच्छा मास्क आप पहने उतना अच्छा, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आपके बहुत ही पास जब पहुंच जाते हैं तभी पता चलता होगा। इसलिए मैं समझूंगा कि आपका मास्क सबसे अच्छा मास्क होना चाहिए और वो आप कोशिश करिए, पहली बात। दूसरा है कि आपने इतना ख्याल रखना है कि बड़ी भीड़ में आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें, थोड़ा खाली जगह हो, दूरी हो तो अच्छी बात है। तीसरा है कि अपने जेब में थोड़ा सा सैनिटाइजर रख लीजिए, खासकर जब आप बाहर जाते हैं, बस में जाते हैं तो चीजों को टच करते हैं, व्यक्तियों को टच करते हैं, तो सैनिटाइजर बीच बीच में इस्तेमाल कर लिया। और जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए वहां पे तो साबुन से हाथ धो सकते हो। तो वही जो 3 गुण प्रधानमंत्री जी ने बार बार सिखाए हमें, हम सबको, देशवासियों को, कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। और वैक्सीन आने के बाद भी सब लोग सुन लें मेरे से कि हमने मास्क पहनना अभी नहीं छोड़ना है, ये जान रहे। दूसरा कि दूरी जितनी भी बना पाए, जैसे भी आपको समझ हो कि दो गज की दूरी हमने बना के रखनी है, उसको करिए। और तीसरा, अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखिए। मैं कहूँगा इन सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है कि मास्क पहनेंगे, और वो सबसे बड़ा बचाव है। और फिर जब आपकी बारी आएगी, जब आप चिन्हित होंगे तो हम वैक्सीन लगेगा आपको, और फिर आपको और भी फिक्र कम होगा। जी। और डॉक्टर पॉल, अब हम अपने लास्ट कॉलर जो हैं कुमार यादव उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी कुमार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जो पहले, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। जो पहले सर जी पॉजिटिव व्यक्ति ठीक हो चुके, क्या उनको कोरोना वैक्सीन दी जा रही या तो नए व्यक्ति को दी जा रही? दूसरा सर सवाल ये है मेरा कि हम सिक्योरिटी गार्ड तक कब तक वैक्सीन आएगी? जय जवान जय किसान साहब, जय। आपकी उम्र कितनी है साहब? जी, इनसे संपर्क अभी हमारा नहीं है डॉक्टर पॉल। समझाता हूँ। हेलो। जी जी जी। हाँ, मैंने ये कहा, इन्होंने बात कही है कि अगर कोरोना हो गया है तो क्या वैक्सीन लगना है? उसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल आपको वैक्सीन लगना है। जब भी आप चिन्हित होते हो, आपकी बारी आती है, बिना बेझिझक होके आप वैक्सीन लगाइए और लगवाना है। एक बारी कोरोना होने के बाद में भी गारंटी नहीं है कि दोबारा कोरोना नहीं होगा। इसलिए सरकार का विज्ञान के आधार के ऊपर जो फैसला है वो बहुत सिंपल है कि अगर आपको कोरोना हो भी चुका है तो भी आप सब कोरोना का वैक्सीन लगाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कही है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं और मुझे कब बारी आएगी, तो मेरा इसका जवाब है कि आपकी बारी अब उम्र के हिसाब से शुरू हो गए हैं। 60 साल से ऊपर हैं तो आपकी बारी तो पहले ही मार्च से शुरू हो गई है। आप 45 और 60 के बीच में हैं और गंभीर बीमारियां हैं जिसकी आज सूची जारी कर दी गई है, तो भी आप पहले मार्च से लगेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों में फिट नहीं हो रहे तो जैसे जैसे आगे समूहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये काम करते करते, तो आपकी बारी आएगी। और तब तक वही 3 चीजें अपनाइए जो मैंने जिसका जिक्र अभी तक किया। मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाइए। तीसरा, हाथों की सफाई रखिए, हाथ धोते रहिए। और चौथी बात जो आज उससे भी पहले कही कि बड़े समूहों में, बड़े ग्रुप में, भीड़ भाड़ में हमने नहीं जाना है, हमने उससे बच के रहना। डॉक्टर पॉल, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, हमसे चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय हिंद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर पॉल ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं और वैक्सीन से जुड़ी जो बातें बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर V.K. पॉल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।